मसाइल अगर ये पैदा नहीं करेंगे तो वसाइल कैसे खाएंगे। ज़ियाउल हक आए, 11 साल हुकूमत की, फिर बेनज़ीर भुट्टो ने 3-3.5 साल हुकूमत की, फिर 10 साल जो है ना माशाल्लाह रहा, लोगों ने अपने जहाज़ खरीद लिए। यहाँ कई लोग ऐसे हैं जिनके नाम आएंगे, पैसे तो लिए लेकिन अपना प्रोजेक्ट सीधा किया। आपको अगर याद हो तो भुट्टो साहब ने बतौर पहले वो, अच्छा एक और बात मैं आपको बताऊं, भुट्टो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो बिकम द फर्स्ट एवर सिविलियन मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर इन द वर्ल्ड। अच्छा, हिस्ट्री में कोई नहीं है? हिस्ट्री में नहीं है। हैड बिन मतलब ये रहे काफ़ी अर्सा, ठीक है ना। और उसके बाद ये सदर बने, ठीक है ना। फिर उन्होंने यूनिफॉर्म सिलवा लिए सब ने, इनकी काबीना ने भी, इन्होंने भी, और चीफ मिनिस्टर्स ने भी यूनिफॉर्म पहनते थे। मतलब वही जो सोशलिज़म या आप कम्युनिज़म का माइंडसेट था वो। फिर उसके ऊपर इन्होंने इस्तिलाहात की। ये अलग बात है कि 1973 में एक इन्होंने बड़ा कारनामा था कि एक आइन जो है वो बन गया और सबके दस्तखत भी हो गए, लेकिन उस आइन में आज भी इतने लकूने हैं कि आज भी हमारी जो सियासी जमातें हैं, हमारा पार्लियामेंट है और सबसे बड़ी हमारी अदालतें जो हैं वो डिसीजन करते हुए कंफ्यूज होती हैं कि ये एक्ट है, इसकी तशरीह कैसे की जाए, कैसे की जाए। उसकी तशरीह थोड़ा जल्दी किया उन्होंने, अगर थोड़ा लेट करते और थोड़ा उसको कम्प्रीहेंसिव करते तो आज हमें ये दिन नहीं देखने पड़ते जो हम देख रहे हैं कि हमने कई चीज़ों को प्रोटेक्शन नहीं दिया उस आइन में। अब वो सेल्फ लोगों ने प्रोटेक्शन ले लिया उसमें। अब ऐसी, अब तो देखें, फिर अब तो 18 अमेंडमेंट आ गई, वो तो उसके बाद आई। खैर उस वक्त अगर ये डिसाइड कर जाते 1973 में कि जी सूबे भी बनने हैं तो आज बहुत सारे मामला दुरुस्त होते। 1 यूनिट तोड़ा, सूबे बनाए, फिर ज़्यादा बना देते। फिर ये ज़बानों का मसला, लसानियात आ गई, ठीक है ना। लेकिन उस वक्त जो है 1973 से बाद इन्होंने उसमें जो इंट्रोड्यूस करवाया था वो इस्लाहात जो थी, उसमें एक तो बेहतर थी बहुत, लेकिन उसमें 100% अमल दरामद नहीं हो सका। वो ये था लैंड रिफॉर्म्स। ओके, जो इंडिया ने आफ्टर पार्टीशन फौरन ही कर दी थी। सर इंडिया का तो नाम ही है ना, उन्होंने तो बहुत कुछ कर लिया था। अच्छा, अब आप उसको ना लेके आए साथ। अच्छा, ये भुट्टो साहब का था ही। उन्होंने तो आइन भी पहले बना लिया था, उन्होंने तो ये भी फैसला कर लिया था 1953 में। उन्होंने एक कमेटी बनाई थी जिसमें उनके साबिक चीफ जस्टिस जो थे वो हेड कर रहे थे। तो उन्होंने कहा था भाई कल को हमारा ये जो सूबे हैं इतने बड़े बड़े, कल कहेंगे कि यार हमें तकसीम करो, क्या करेंगे। तो उन्होंने लेजिस्लेशन के लिए एक रिकमेंडेशन दी और वो लेजिस्लेट हो गया और वो उस कानून का हिस्सा, उसका आइन का हिस्सा है और उसके तहत आज भी वहाँ सारा कुछ हो रहा है। लेकिन बहरहाल इतना आसानी से भी नहीं हो रहा, वहाँ भी मसाइल हैं। अच्छा, ये लैंड रिफॉर्म इनका ये रीजन है ही मसाइल का। खान साहब, ठीक है, खान साहब वो कहते हैं कि मसाइल अगर ये पैदा नहीं करेंगे तो वसाइल कैसे खाएंगे। ये मैं बात आपको बड़ी एक मसाइल पैदा सिग्निफिकेंट बात कर रहा हूँ। ये मसाइल पैदा करते हैं वसाइल खाने के लिए। अगर मसाइल नहीं होंगे तो फिर इनको वसाइल देने पड़ेंगे। हमें उलझाया है ना कि बिजली का बिल भरना है, मैं यहाँ से निकलूंगा तो बिजली के बिल के पैसे भरूंगा। वसाइल और मसाइल जो है ना जी, वो जो हमारे, इसका मतलब है सारे वसाइल पाकिस्तान के ये मसाइल ही खा रहे हैं जी, थ्रू इनके। जी, थ्रू नहीं, वो खुद मसाइल हैं। वही वो मसले, सबसे बड़े मसले वही है। तो थ्रू क्या है, थ्रू क्या होता है, वो थ्रू पे जाते नहीं है। अच्छा, एक लैंड रिफॉर्म था, एक नेशनलाइजेशन था। नेशनलाइजेशन जो था उसमें काफ़ी सारी चीज़ें देखें, कुछ लोग तो ये इसको आप पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसको करें, क्योंकि ये बहुत बड़ा पाकिस्तान की प्रोग्रेस में इसको बहुत सारे लोग जो है ना जी वो इसको कहते हैं कि ये हमारा डेडलॉक था, यहाँ से हम बर्बादी हमारी शुरू हुई जब से ये नेशनलाइजेशन उन्होंने की। इंडस्ट्रियलिस्ट सारे जो पैसा वाले ये आपकी बात में, सॉरी मैं आपका बात इसे थोड़ा सा वो कर रहा हूँ, माइंड ना कीजिएगा। ये हुआ था 1974 में, तो अब कितने साल हो गए? हाँ, मैं 30 और 20 50 साल। तो फिर कर लेते हैं ना जो बाद में आए हैं। सर धड़का लगा रहता है ना।
अभी ये जो आपकी मुस्लिम लीग ये बात और अब अपनी आपने की ना, देखें अब बात ये धड़का क्यों लगा रहता है, डॉलर का साथ जो कुछ किया था सर धड़का क्यों लगा रहता है। ये मुस्लिम लीग नून नहीं है, ये आपकी पार्टी भी नहीं है, ये मैं यही तो कह रहा हूं ना कि ये आइन के अंदर पहले दिन एक लकीर जो है वो ड्रॉ कर देते कि ये है, तो आज ये नहीं होता। दुनिया में कई मुल्क ऐसे हैं कि जिन्होंने इस मसले पे अपनी आज़ादी से 50 साल बाद जाके काबू पाया। हम नहीं कर सकते थे, आज भी कर सकते हैं। अबव द लॉ क्यों किया लोगों को, अबव द लॉ क्यों किया? क्यों पुलिस आपको पहुंचती है, मोहतशम तरीन साहब को पूछती है कि जनाब आपका तारुफ, और मुझे कहती है थल्ले उतर मैं तेरा कार्ड चेक करना है। वजह सर बात यह है कि वो ऐसा नहीं था। अगर उस वक्त उसे किया, देखें मैं आपको बताऊं, उसको सपोर्ट नहीं किया जा सकता। एजुकेशन जो है वो नेशनलाइज किया, उसका रिजल्ट नेगेटिव आया, हम पूरी दुनिया में तालीम से पीछे रह गए और आज भी हैं। आज तक हम क्यों नहीं कर सके? फिर उसके बाद इनकलाबी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद ज़ियाउल हक आए, 11 साल हुकूमत की। बेनज़ीर भुट्टो आई, उन्होंने 2 साल हुकूमत की। फिर नवाज शरीफ आए, उन्होंने 3 साल 2 साल हुकूमत की। फिर बेनज़ीर भुट्टो ने 3 साढ़े 3 साल हुकूमत की। फिर नवाज शरीफ ने 2-3 साल हुकूमत की। उसके बाद फिर 10 साल जो है ना मार्शल्लाह रहा और वो परवेज़ मुशर्रफ रहे। फिर पीपल्स पार्टी को 5 साल पूरे मिले, फिर नवाज शरीफ को 5 साल पूरे मिले, फिर आपके लीडर को मिले 4 साल। ठीक है ना। और बात यह है खान साहब, मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि ये वही तो बात है कि ये हमारे लिए मसाइल क्यों पैदा, ये मसाइल को हल करने की बात क्यों नहीं करते? मेरा पॉइंट यही था कि ये जो भुट्टो साहब ने उस वक्त नेशनलाइजेशन का किया, देखिए इंडस्ट्रियलिस्ट जब पैसा होता है ना लोगों के पास, वो देख के आते हैं 2 चीज़ों के लिए। नंबर 1 वो देखते हैं कि जी इस मुल्क में हम पैसा लगा रहे हैं, तो 2 चीज़ें देखते हैं कि जी हमारा पैसा सेफ है, नंबर 1। नंबर 2 वो देखते हैं कि जी हमारी ग्रोथ कितनी होगी, मुनाफा कितना मिलेगा। मतलब हम लाख रुपए लगाते हैं तो हमें 5,000 मिलता है, लाख रुपए लगाते हैं 20,000 रुपये मिल रहा है, तो 20,000 वाले में जाओ, हम 5,000 वाले में ना जाओ। तो वो जब एक दफ़ा झटका लग गया इंडस्ट्रियलिस्ट को, उसके बाद तो अगले 20-30 साल तक किसी को भी कहे ना कि जी आप इस मुल्क में इंडस्ट्री लगाओ, वो कहते हैं कि जी आपने तो कल कब्जा कर लेना इंडस्ट्री पे। आपने बड़ी खूबसूरत बात की है और ये ग्राउंड रियलिटी है कि मैं कई उन लोगों से मिला हूँ कि जिनको उस वक्त नेशनलाइज किया और वो ये मुल्क छोड़ के चले गए। कुछ लोग वापस भी आए, लेकिन वो उस कॉन्फिडेंस के साथ वापस नहीं आए। अच्छा, अब मामला क्या है? मामला यहाँ ये है कि जिस मर्जी पार्लियामेंटेरियन मेजॉरिटी ऑफ पर, मैं फिर कह रहा हूँ कि एकदम सारे नहीं, आप किसी और इदारे को उठा के देख लें, आप किसी उसको उठा के देख लें, मैं एक और उसका नाम नहीं लेना चाहता, वो तो फिर कहानी और हो जाती है। आप उनको ले लें, उनकी फर्स्ट फैमिलीज तमाम की नेशनलिटी बाहर की है। अब अभी हुकूमत में जो लोग बैठे हुए, जो इससे प्रीवियस हुकूमत में जो लोग बैठे हुए थे, यार मेरा बेटा आपका बेटा जो है यहाँ जनाब वो बिजली का बिल दे रहा है और वो बैठे वहाँ जनाब बेंटले गाड़ियों में फिर रहे हैं। यार देखें, थोड़ा खुदा का खौफ नहीं है, हमें नहीं है, वैसे हम खुद मसाइल अपने आप पैदा करते हैं, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ, बात यह है कि हमें कुछ करना चाहिए था जो नहीं हो सका। कॉन्फिडेंस लूज हुआ, तालीम में हम पीछे रह गए, ठीक है ना। हमारी जो है जो लैंड रिफॉर्म्स थी वो पूरी नहीं हो सकी, वो होनी चाहिए थी, छुप गई, छुपा ली गई। सब मिल गए, कौन मिले ये भी एक अलग टॉपिक है, एक अलग पूरा डिबेट है। और आज भी आप देखें कि कई लोग ऐसे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, 10,000 एकड़ तो मामूली बात है, 50,000 एकड़ ज़मीन उन्होंने छुपाई हुई है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के किसी रिकॉर्ड में भी नहीं है, किसी सूबे के रिकॉर्ड में भी नहीं है पूछे ना। और अगर रिकॉर्ड में है तो सूबे के रिकॉर्ड में नहीं है या उस बंदे के नाम नहीं है। भाई साहब, जब ये लैंड रिफॉर्म हुआ था ना तो उन्होंने पूरे मौजे, एक एक मौजे के कागज़ ही गुम कर दिए। ओके, ठीक हो गया। अब अगर चाहेंगे तो किसी वक्त आपको वो भी लिस्ट फराहम कर देंगे हम। अच्छा, तो इसमें
भुट्टो साहब ने एक आइडिया दिया नेशनलाइजेशन का, वो कर गुजरे जैसे भी था, उनके पास पावर थी, जो कुछ भी था। लैंड रिफॉर्म पे बैरियर्स क्या था? यहाँ पे जागीरदार तबका बैरियर था, वडेरे बैरियर थे, या कोई ब्यूरोक्रेसी बैरियर? भुट्टो साहब ने उनको ऑन बोर्ड कर लिया था। ओके। एक तो वो खुद फ्यूडल थे, और डेफिनेटली एक जब मासेस का लीडर बनता है तो उस पर रिफ्लेक्शन जो है फ्यूडलिज्म का नहीं होना चाहिए, लेकिन उन पे था अनफॉर्चुनेटली, और वो किसी की बात बर्दाश्त नहीं करते थे। ओके, ठीक है। और काफ़ी सारी मतलब जो थी उनमें अच्छाइयाँ थी, काफ़ी अच्छे उनमें थे जो एक लीडर में होने चाहिए, और वो एक्ट करते थे, गुफ्तगू करते थे, काफ़ी सारा मतलब उसमें वज़न होता था और बड़ा तरीके से बात करते थे। लेकिन बहरहाल वो एक फ्यूडल घराने से थे और उनके ऊपर वो डोमिनेट करता था, उनका जो एटीट्यूड था, जो फ्यूडल एटीट्यूड था। और उनके साथ जब पार्टी उन्होंने बनाई तो उन्होंने कहा था कि मैं खंबे को भी अगर टिकट दूंगा तो वो भी बनेगा, और बना। और ये आप एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान के अंदर ये जो है ना कारकुन, पार्टी का कारकुन, इसकी अगर पजीराई हुई है तो वो पीपल्स पार्टी में हुई है, शुरू वहाँ से हुई है। अच्छा शुक्र साहब, ये उन्हीं के पार्टी के कारकुनों को ही वो डिपो दिए गए, और ये सारा ये शुरू, ये बेसिकली ब्राइब था, ये शुरू वहीं से हुआ था, जाला यहीं से तो बना था। अच्छा मुझे इस एक और कमेंट भी चाहिए अभी हमारा, क्योंकि ये अभी फर्स्ट पार्ट हमारा, अभी तो भुट्टो साहब पे ही हमारा टाइम नहीं पूरा हो रहा। इसमें जिस वक्त भुट्टो साहब ने पार्टी बनाई उससे पहले उनका कोई बहुत बड़ा सियासी बैकग्राउंड पूरे पाकिस्तान में नहीं था, सिंध में होगा। उसके बाद वो फॉरेन मिनिस्टर बने तो वो पूरी दुनिया में घूमे फिरे, वहाँ पे उनका एक नाम बन गया कि ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो है, ये विजन है, ये कैलिबर है इसका। लेकिन पाकिस्तान पूरे में, पंजाब में, जनूबी पंजाब, देहात चले जाएं, KPK चले जाएं, बलूचिस्तान चले जाएं, वहाँ पे ग्रास रूट लेवल पे लोग, उनको इतनी अवेयरनेस कैसे मिली कि जी वो पीपल्स पार्टी के मुहब्बती बन गए। मीडिया भी नहीं था, अब तो सोशल मीडिया में आप एक पोस्ट लगाते हैं, पता लगता है कि जी वो 5 मिलियन तक 3 घंटे में पहुंच जाती है। उस वक्त वो टेन्योर वो नहीं था मीडिया का, तो वो कैसे लोगों तक उनकी पजीराई हुई? क्या गज़ट। और दूसरी बात ये है कि देखें, आप थोड़ा सा ना कभी गौर करें कि 1947 में जब मुल्क आज़ाद हुआ और हमारे पास जब वहाँ से इमिग्रेंट्स आए, मैं मुहाजिरीन उनको कहता है, थोड़ा लफ्ज़ जो है ना ऐसे ख़राब होता है, फिर लोग परेशान होते हैं, वो कहते हैं शायद हम ये उन पे टोंट कर रहे हैं, ये ऐसा नहीं है। लेकिन हमें हकीकत को नज़र रखना चाहिए कि एक मैस लेवल के ऊपर वहाँ यहाँ ट्रांजेक्शन हुई, यहाँ इमिग्रेंट्स आए। तो ये भुट्टो साहब ने बुनियादी तौर पे इससे भी फ़ायदा उठाया कि उनको पता था कि ये लोग आए हैं, उनके पास ना रहने को जगह है, ना खाने को जगह है, ना चीज़ें हैं। लैंड रिफॉर्म भी एक उसमें भाई इनको ज़मीनें मिल जाएंगी, हम दे देंगे। उन्होंने कहा था हम हारियों को देंगे, फ़लाँ को देंगे। किसी हारी को ज़मीन आज तक रजिस्टर्ड नहीं हुई, ना मिली है, ठीक है ना। अच्छा, वो जो ज़मीनें हैं कौन ले गया, वो भी फ्यूडल्स ले, क्योंकि उसके बाद भुट्टो साहब के साथ फ्यूडल्स ही आ गए। देखिए नवाब सादिक आए, नवाब सादिक को उन्होंने यहाँ बना दिया, नवाब सादिक कुरैशी साहब जो हैं उनको चीफ मिनिस्टर बनाया, गवर्नर सारा कुछ बना। और उसके बाद जितने लोग थे आप देख लें कौन कौन से थे, मैं अब नाम किसका लूँ और किसका ना लूँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं। और सारे ऐसे लोग थे जो नॉन जो थे वो फ्यूडल थे और बड़ी लैंड होल्डिंग्स थी उनकी। लेकिन उसमें जो क्रश हुआ वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का वो वोटर हुआ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नाम लेवा हुआ, जिसको जियाला कहते हैं। आज जियाला आपको कितना एक मिलेगा? नहीं मिलेगा। जो मिलेगा वो बुनियादी तौर पे बहालत मजबूरी वो इस रजीम के साथ है, वो भुट्टो की असल रजीम के साथ नहीं खड़ा हो सकता। क्यों? उसको रहना है, वो सियासत में भी रहना चाहता है, वो जियाला भी कहलाना चाहता है और अपना पापी पेट भी पालना चाहता है। अच्छा लास्ट अभी शौकत साहब, इसके बाद हम सेकंड पार्ट की तरफ जाएंगे। बांग्लादेश इशू, इसमें कहाँ तक आप समझते हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को क्या करना चाहिए था? सर ये ना एक
आपको एक मैं बड़ी सिंपल सी बात बता दूं, टॉपिक बहुत बड़ा है। आज हमने 18वीं तरमीम जो की थी ना, ठीक है ना, ये हुई थी मेरे 7-8 में, नहीं सर थोड़ा आगे चले, मेरे ख्याल 11-12 में। 11-12 में। अच्छा, और मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, आप उसको पढ़ लें। और जो शेख मुजीबुर रहमान ने 6 पॉइंट्स दिए थे ना, वो पढ़ लें। अब 5.5 पॉइंट्स पे इनका कंसेंसस था, ठीक है, तो आधे पॉइंट पे नहीं था। तो आज तो हम उससे बहुत आगे चले गए, नहीं चले गए? ठीक है, आज तो हम उस 6 पॉइंट से आगे चले गए ना। वो तो ये मांग रहे थे ना कि उनकी मेजॉरिटी ज़्यादा थी तो दे देते ना हुकूमत उनको, क्या फ़र्क पड़ता, पाकिस्तान नहीं था वो। अगर फिर पीछे जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि मुस्लिम लीग बनी बंगाल में थी, तारा मेजर। और फिर उससे पीछे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि बुनियादी तौर पे कांग्रेस से क्यों निकले वो। कांग्रेस से इसलिए निकले कि कांग्रेस जो थी वो फ्यूडलिज्म के ख़िलाफ़ थी। आज यू कैन नॉट फाइंड फ्यूडल्स इन इंडिया। अच्छा, ये एक टेक्निकली शौकत साहब, एक फ्यूडल जो है वो अगर 50 मुरब्बे का मालिक है, वो 100 मुरब्बे का मालिक है, वो ज़्यादा जालिम है बनिस्बत के कि ये अंबानी जो 3000 अरब का प्रॉपर्टी होल्डर इंडस्ट्रियलिस्ट है। तो वहाँ पे आप इंडस्ट्रियलिस्ट को कहते हैं कि जी आप 10,000 अरब की प्रॉपर्टी और 10,000 अरब का बिजनेस रख सकते हैं, उधर से आप लैंड होल्डिंग वाले को कहते हैं कि आप एक मुरब्बा ज़मीन भी नहीं रख सकते। इसमें कुछ डिफरेंस समझ में आती है? वो देखें, मैं आपको बता, ये इकोनॉमिक्स है। अब दो चीज़ें अलग हो गई, एक पॉलिटिक्स हो गई, एक इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स जो है वो डोमिनेटर है पॉलिटिकल अफेयर्स के ऊपर। ओके, आपका इकोनॉमिक्स स्ट्रांग होगी तो पॉलिटिकल अफेयर्स होंगे ना, ठीक है ना। बात यह है कि आपका इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो एक इंडस्ट्री लगाता है, उसमें 2-3-4 हज़ार बंदों को नौकरी देता है और वो तनख्वाह लगती है और आपका साइकिल चलता है, ठीक है ना। बुनियादी तौर पे तो फ्यूडल का भी इसी तरह ही होता है कि वो भी काफ़ी सारी फैमिलीज जो है ना पाल रहा होता है और सारा कुछ। लेकिन ये एक्चुअली जो हमें फीडिंग है वो है कारपोरेट जो कल्चर है वो इंट्रोड्यूस करवाने की, जो इंडिया में भी हो रहा है, हो चुका है बल्कि काफ़ी हद तक। जो आपने निशानदेही की, बड़ी सही निशानदेही आपने की है कि वो सिर्फ अंबानी नहीं बाकी और भी हैं, बल्कि ये लोग जो हैं ये कनाडा समेत अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड और ये कई ऐसे मुल्क ऐसे हैं आपके इसके जो यूरोप है उसमें कि वहाँ उनके पास काम करने वाले लोग नहीं हैं। इन लोगों ने वहाँ जाके चीज़ें ली हैं। वहाँ ये लाइव स्टॉक आपकी इसमें ज़राअत में और बाकी जो इसका फैक्ट्रीज़ हैं, प्रोडक्शन फैक्ट्रीज़ हैं, ये लगा रहे हैं हम और वो दे रहे हैं उनको, कहते हैं आओ लगाओ, बंदे लेके आओ, यहाँ काम करें, क्योंकि उनके पास बंदे नहीं है काम करने वाले। यहाँ जो है ना हमारे, आप हम अपनी बात करें, अगर हमारी ये है कि मैं अब भी इस चीज़ का वो हूँ कि अगर किसी के पास 50 या 100 मुरब्बा ज़मीन की होल्डिंग थी तो वो अकेला तो काश्ती करता था, ठीक है ना। उसके साथ काफ़ी सारे एलाइज थे, जिसको सिंध में हारी कहते हैं, हमारा मुजारा कहते हैं, ठीक है ना। और ये एक पुराना एक रिवाज था। अच्छा, अब हुआ ये कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने जो पार्टी बनाई, जब माइंड सेट बनाया या जो इशारा लिया या जो कुछ लिया या जो काम उन्होंने किया, वो ये था कि उन्होंने एड्रेस उस डिप्रेस जो लोग थे उनको किया और वो लोग उसके साथ खड़े हुए, क्योंकि फ्यूडल एक था, नीचे काम करने वाले हारी या मुजारा थे वो तो सैकड़ों हजारों में थे। तो वो उस एड्रेस में उसके साथ मिले जो अभी आप कह रहे हैं कि वहां तक उनका मैसेज पहुंचा। वहां भी इसी तरह था, खैबर पख्तूनख्वा में भी इस तरह, बलूचिस्तान में आज भी वही है कि सरदार के नीचे लोग हैं, सरदार अगर नहीं है तो वो बात नहीं करेंगे, ठीक है ना। ये पहले ये निज़ाम था, अब भी वही निज़ाम चल रहा है, ठीक है ना। हुआ ये कि उनको एड्रेस करके उनके लिए किया कुछ नहीं गया। आज भी 50% से ज़्यादा आबादी जो है आपकी वो देहातों में रहती है, जिनके पास बुनियादी सहूलतें मौजूद नहीं हैं, पानी भी नहीं है। हाँ, कच्चे घर में हैं जी, वो तो घर भी उनके, और वो आपके किसी खाते में नहीं आते, ना उनके पास सड़क है, ना उनके पास ट्रांसपोर्ट की सहूलत है, ना वॉशरूम्स नहीं है, ना उनके पास घर में 4 दीवारी नहीं है, वो एक कच्चा कमरा है। और सर 90% से ज़्यादा लोग जो रूरल एरिया में रहते हैं उनके पास बैतुल खला की सहूलत नहीं है। ये आप
इसको मैं नहीं कह रहा, आप मुझे नहीं कह रहे, ये आप कभी यूएनओ की एक रिपोर्ट पढ़ें आपको पता लगेगा, और WHO की रिपोर्ट पढ़ें आपको पता लगेगा कि यहाँ ऐसे ऐसे पायलट प्रोजेक्ट्स बना के लोगों ने अपने जहाज़ ख़रीद लिए, लेकिन ये काम मुकम्मल नहीं किया। यहाँ कई लोग ऐसे हैं जिनके नाम आएंगे और मैं बताऊँगा आपको कि जिन्होंने इस धरती के लिए, उन गरीब लोगों के लिए, उनकी ज़िंदगी आसान बनाने के लिए प्रोजेक्ट्स तो बनाए, पैसे तो लिए, लेकिन अपना प्रोजेक्ट सीधा किया। शौकत साहब आपका बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम का। ये भी पार्ट 1 है नाज़रीन किराम, हम शौकत साहब के शुक्रिया के साथ ये पार्ट 1 है नाज़रीन किराम। हम सेकंड पार्ट में अभी भुट्टो साहब का जो दूसरा मूवमेंट थी, जो इस्लामिक ब्लॉक था, जिसमें शाह फैसल थे, यासिर अरफात था, कर्नल कज़ाफ़ी था, ये मूवमेंट जो थी वो, और कोई इस्लामिक बैंक की मूवमेंट थी वो, और उसके बाद जो रिलीजियस एलिमेंट था वो, और उसके बाद गवादर का एलिमेंट था, अमेरिकन क्लैश था, चाइना के साथ इन होना था। इन सारी चीज़ों पे हम सेकंड पार्ट में गुफ्तगू करेंगे शौकत साहब के साथ ही ये प्रोग्राम होगा हमारा। और हम वन अगेन जी शौकत साहब आपका बहुत शुक्रिया, बहुत वेलकम। सेकंड एपिसोड के साथ इंशाअल्लाह ताला मुलाकात होगी। मोहतरम को इजाज़त दीजिए, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।